साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको शॉर्ट में सीपीआई बोलते हैं। आज हम इसमें भारत के प्रदर्शन और संस्थागत भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो भी यहाँ पे कार्रवाई होती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत की 2025 की जो रैंकिंग है वो निरंतरता के साथ प्रगति को दर्शाता है। 2025 के आधार पर अपने देखें तो भारत का 91वें स्थान है और पिछले साल यानी 2024 में 96वें स्थान पर था। अंतर यानी 5 स्थानों का सुधार क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। फिर भी संस्थागत ढांचों में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि भारत ने मात्र 100 में से 39 अंक प्राप्त किए हैं और इसके आधार पर जो भारत की रैंक है वो निर्धारित हुई है। अगर सभी देशों के यानी 182 देशों का ये सर्वे था, उसमें अगर देखें तो सबका औसत 42 रहा है और भारत उससे भी कम यानी 39 पे है। अर्थात सतही सुधारों के बावजूद व्यवस्थित भ्रष्टाचार यहाँ पर बना हुआ है। देश शासन पारदर्शिता के निचले स्तर पर फंसा हुआ है। अगर बात करें कि सीपीआई यानी भ्रष्टाचार का जो ये सूचकांक है वो किस आधार पर निर्धारित होता है, तो सबसे पहले तो ये है कि एक एजेंसी है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और हर साल 182 देशों का ये आंकड़ा है वो निर्धारित करती है, उनकी रैंकिंग बताती है। और इसकी जो स्कोर यानी जो अंक निर्धारित होते हैं 0 से लेके 100 तक, जिसमें 0 अत्यधिक भ्रष्ट देश को माना जाता है और 100 अत्यधिक पारदर्शिता वाले देश को। अगर दायरे की बात करें तो इसमें विशेषज्ञ आंकलन और सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की क्या क्या धारणाएं हैं। अगर बात करें कि ये संस्था कहाँ से अपना डाटा प्राप्त करती है, तो ये विश्व बैंक, फ्रीडम हाउस और क्षेत्रीय निगरानी संस्थाओं के माध्यम से अनेक इसके स्वतंत्र स्रोत हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है ये 1995 से इस आधिकारिक सूचकांक को संचालित करती है, प्रकाशित सालाना रूप से करती है, जो जवाबदेही के लिए वैश्विक मानव में एक स्थापित भी करता है। अगर भारत का स्कोर कार्ड देखें तो डिजिटल लाभ और अन्य जो संरचनात्मक घाटे की बात करें तो भारत में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो लगभग 65 अंक जिसमें प्राप्त किए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा राजनीतिक जवाबदेही भी है, फिर संस्थागत पारदर्शिता और कानूनी जो परिवर्तन है वो सबसे नीचे के स्तर पर रहा है, जिसके कारण भारत की रैंकिंग है गिरी है, वो लगभग 27-28 के लगभग ही रहा है, क्योंकि डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों ने आगे की गिरावट को यहाँ पे रोका है। इस कारण भारत की जो अंक की श्रेणी है वो 39 तक प्राप्त हुई है। फिर भी नौकरशाही की जटिलता और कानूनी जो कमजोरी है यानी जो परिवर्तन है लागू करना और या सार्थक बदलाव है वो बाधाएं बने हुए हैं। अगर बात करें वैश्विक ठहराव और जवाबदेही की, तो जो विश्व का स्कोर है मैंने बताया वो 42 यानी औसत स्कोर सभी 182 देशों की बात करें तो 42 है। या नहीं, दुनिया के 182 देशों में से 2/3 देश 50% जो औसत से भी नीचे है, यानी आंकलित राष्ट्रों में से 2/3 देश अभी भी 50 से नीचे का स्कोर करते हैं, जो दुनिया भर में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है। यानी दुनिया भर में भ्रष्टाचार का जो लेवल है, स्तर है, वो बहुत ऊपर है अब तक। अगर बात करें हमारे क्षेत्र की, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा नेतृत्व की, तो सबसे ज्यादा बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी सुधार कुल मिला के रुक गए हैं। नेपाल और इंडोनेशिया में इसमें अभूतपूर्व युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शन देखे गए हैं। विशेष रूप से जनरेशन जेड द्वारा जो स्थापित संस्थानों में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। नेपाल की बात करें तो विश्वविद्यालय के छात्रों और नागरिक समाज संगठनों के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी मार्च आदि किए गए। और इंडोनेशिया में, जिसको जेनजी भी आजकल कहा जाता है, यानी जनरेशन जेड के कार्यकर्ता सार्वजनिक जो कार्यालय हैं उनमें भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का लाभ भी उठा रहे हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आजकल आरपीएससी यूपीएससी में यही प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत का स्थान और ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो भ्रष्टाचार के विरोध में ये 2 देशों का नाम आता है, नेपाल और
इंडोनेशिया के युवाओं का। अगर बात करें कि लोकतांत्रिक क्षरण भी हुआ है, यानी कभी जो अच्छे स्थान पर थे वो देश भी नीचे गिरते जा रहे हैं, यानी लोकतंत्रों का पतन हुआ है। जैसे यूके की बात करें तो वर्तमान में इनका 20वां स्थान है, जो कभी बहुत ऊपर हुआ करता था। यानी पारदर्शिता में जो अग्रणी रहा था, अब राजनीतिक वित्त पोषण और अस्पष्टता और कमजोर होते संस्थागत मानकों को लेकर जांच का सामना कर रहा है। वहीं अगर यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये भी काफी नीचे खिसक गया है, यानी इस साल इसने 29वां स्थान प्राप्त किया है। यानी अभियान वित्त पोषण की पारदर्शिता और घटते संस्थागत सुरक्षा उपायों की लेकर चिंता बढ़ रही है, जिसका कारण मतलब इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती ध्रुवीकरण की नीति, अपारदर्शी राजनीतिक वित्त पोषण और घटते संस्थागत मानक अब उन लोकतंत्रों को त्रस्त कर रहे हैं जिन्हें पहले शासन के जो मॉडल है उसके रूप में इन देशों को माना जाता था। इस रिपोर्ट में एक पत्रकारों की सुरक्षा की भी चर्चा की गई है, जिसमें देशों द्वारा लोकतंत्र में मतलब जवाबदेही में कमी दिखाई गई है। यानी कम पारदर्शिता स्कोर, यानी सीपीआई पर 50 से कम का स्कोर वाले देश है वो सबसे भ्रष्ट माने गए हैं। यानी बड़ा जोखिम, पत्रकार सुरक्षा का जो तंत्र है वो ध्वस्त हो रहा है। हिंसक परिणाम, यानी जो 50 से कम स्कोर वाले देश है उसमें दुनिया भर के पत्रकारों में से 90% की हत्याएं यहीं पर होती है। अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन वाले देशों की बात करें तो स्पष्ट है, वैसे तो कई सालों से यही आ रहा है। डेनमार्क है वो 89 यानी 89 अंक प्राप्त करके पारदर्शी शासन के लिए स्वर्ण मानक बना हुआ है। उसके बाद दूसरा स्थान फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 87 अंकों के साथ अनुकरणीय इसकी संस्थाएं है। और उसके बाद अगला स्थान यानी तीसरा बात करें तो नॉर्वे और सिंगापुर यानी 84 अंकों के साथ मजबूत जवाबदेही जो तंत्र है वो इनका दिखाई देता है। और सबसे निचले प्रदर्शन वालों की बात करें तो मात्र 9 अंक प्राप्त करके अंतिम स्थान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान, यानी इसमें शासन संरचनाओं का बिल्कुल पतन हुआ है। उसके बाद सीरिया और यमन मात्र 13 अंक प्राप्त किए हैं और वेनेजुएला और सूडान ने 50 अंक। अगर हम देखें इस ग्राफ को तो शीर्ष और सबसे नीचे जो देश है उनमें 80 अंकों का एक बहुत बड़ा अंतर, यानी एक असमानता को दर्शाता है। मुख्य सीख की बात करें तो धीरे धीरे प्रगति हो रही है और यूके और यूएसए में लोकतांत्रिक प्रतिगमन यानी थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और पत्रकार सुरक्षा की बात करें तो जो भी गलत हो रहा है पत्रकारों के साथ वो 90%, जो दुनिया भर के 90% पत्रकार है उनकी हत्याएं 50 से कम अंक के वालों देशों में हो रही है। और एकजुट युवा जो कि भ्रष्टाचार के विपक्ष में उतरे हैं उनमें मुख्य रूप से बात करें तो इंडोनेशिया और नेपाल की बात हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।